हेलो मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस अर्थात विज्ञान का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी के सभी सेलेक्टेड हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट के तहत 10-10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि अभी तक कितना वीडियो अपलोड हो चुका है और कितना होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा साइंस का कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर भी याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, दोनों का 2-2 नियम है। ठीक है, 2-2 नियम है। ठीक, इसका बी और इसका बी, दोनों का बी आंसर सही है। ठीक, अगर पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, 2 नियम है। आप लोगों को कैसे याद रखना है, गोलीय दर्पण तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कहेगा कि दर्पण के कितने नियम है, तो 2 नियम है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो आप लोगों को 2-2 याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। आप लोग देख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन में दिया गया है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल लेंस और डी में है उत्तल लेंस। तो देखिए दोस्तों, ये लेंस से लिया गया है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, और वीडियो को देखते देखते ये भी याद रखें कि आप लोगों ने कितना आंसर सही दिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। यहाँ पे है कि जो आँख निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में मतलब उस आँख में होता है कौन सा दोष होता है, तो ऑप्शन में दिया गया है दूरदृष्टि दोष, बी में है निकट दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष और डी में है वर्णाधता। तो आप लोगों को इस बात को सही सही जानकारी रहना चाहिए कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है उसमें दूर दृष्टि दोष रहता है। उल्टा होता है दृष्टि दोष में, निकट का अगर पूछेगा तो दूर दृष्टि दोष और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देखता है तो निकट दृष्टि दोष। तो इसीलिए यहाँ पे निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहा है तो ये दूर दृष्टि दोष होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, दूरदृष्टि दोष। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि मानव नेत्र में, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ये तो सबसे बड़ा गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और डी में उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन तो गलत है, ए, और डी भी गलत है। तो आप लोगों को खोजना है यहाँ पे अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो आप लोग याद रखें कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो देखिए इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मानव नेत्र मतलब हमारी आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर याद होगा, किस पर, रेटिना पर। किस पर, रेटिना पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रेटिना का है या दृष्टिपटल के है, दोनों सेम ही होता है, तो रेटिना इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो ऑप्शन में दिया है बहुत अधिक, बी में है बहुत कम, सी में है 3 एम्पियर, डी में है 4 एम्पियर। तो सबसे पहले 3 एम्पियर और 4 एम्पियर फिक्स वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है, कोई फिक्स नहीं रहता है, केवल अधिक ही होता है। तो बहुत अधिक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखें कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सही से ध्यान में रखें कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर
कितना 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब का प्रतिरोध मतलब फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि बल्ब का फिलामेंट के प्रतिरोध अगर पूछे तो करना क्या है कि 220 मतलब वोल्ट बट्टा एम्पियर कर देना है। वोल्ट बट्टा एम्पियर, तो वोल्ट कितना है तो 220 है, एम्पियर कितना है तो 2 एम्पियर है। तो आप लोग इसको काटिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110 ओम आ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखें तो आप लोग क्या करिएगा, जितना वोल्ट दिया रहेगा और जितना एम्पियर दिया रहेगा तो वोल्ट को एम्पियर से भाग दे दीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ये एम्पियर का ही है और विद्युत धारा का ही चैप्टर का है ये, कि आर ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध तो आर गुने एन कर देना है। क्या करना है, आर गुने एन। तो क्या हो जाएगा इसका आर गुने एन, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए एन आर, तो एन आर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा मात्रक है। देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछे या विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसा मात्रक पूछे, सेम ही होता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे है आमीटर, बी में है वोल्टमीटर, सी में है कूलॉम, डी में है एम्पियर। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आमीटर होगा। क्या होगा, धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। तो आमीटर या एमीटर इसी को कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। तो क्या होना चाहिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ऑप्शन ए में दिया है कूलॉम, बी में है एम्पियर और सी में है ओम और डी में है जूल। तो आप लोग इसका आंसर जो होगा ना वो ओम होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन मतलब होता है हवा, तो हवा विद्युत जनित्र में हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया है 15 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 1500 किलोमीटर पर घंटा। तो इतना तो होगा नहीं, तो आप लोगों को याद रखना है 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए हवा की चाल, कम से कम कितनी, तो 15 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 का ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 14 में कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। जैसे दिया है यहाँ पे लकड़ी, बी में दिया है गोबर गैस, सी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा और डी में दिया है कोयला। तो देखिए यहाँ पे लकड़ी को भी बायोगैस कहा जाता है, ईंधन है। उसके बाद गोबर गैस को भी कहा जाता है, लकड़ी से ही कोयला बनता है। तो ये तीनों है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। यहाँ पे देखिए ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष मतलब प्रचलित एवं विशाल स्रोत क्या है। ऑप्शन में दिया है यहाँ पे कोयला, बी में है बिजली, सी में है सूर्य और डी में है परमाणु। तो इसका आंसर आप लोग तो ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोगों का कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर तो याद ही होगा, तो सूर्य इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है वो क्या करता है कि अपचयित करता है, स्थानांतरित करता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
17 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे का स्थानांतरित करता है, तो वो कौन सा यौगिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, वैद्युत संयोजी। तो वैद्युत संयोजी जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, और ये इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11। कितना होता है? 11। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। तो इसमें NaHCO3 खोजिए कहाँ है, तो ऑप्शन सी में इसका सही आंसर है NaHCO3 बेकिंग पाउडर का। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विजातीय यौगिक है, तो कौन विजातीय यौगिक है। जैसे यहाँ पे है चूना पत्थर, यहाँ पे है खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले विजातीय यौगिक कौन सा है, तो इसमें आप लोगों को इजी है ढूंढने में। आप लोग ऐसे ही ढूंढ लीजिएगा कि विजातीय यौगिक किसे कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं विजातीय यौगिक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जो मैं आप लोगों को 21 नंबर बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। जैसे यहाँ पे है 2, 7, 6, 13। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर सही रहेगा तो मैं आप लोगों को गुड दूंगा, वेरी गुड दूंगा। अगर गलत रहेगा तो मैं उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर कर दूंगा। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।